नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं आज हमारा विशेष, जो कि हमने बंगाल में हो रही पोस्ट पोल हिंसा के ऊपर तैयार की है। बंगाल में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रति हिंसा हो रही है और हिंसा में अब तक जो है लोगों को यह लग रहा था कि ये एक पॉलिटिकल हिंसा है, ये टीएमसी और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। लेकिन अभी जो एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये पॉलिटिकल हिंसा केवल नहीं है बल्कि एक सांप्रदायिक हिंसा है। एक रोहिंग्या और खासतौर से बांग्लादेशी शरणार्थी जो कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये हिंसा करवाई जा रही है। इन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इसी पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे और उन मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का खूनी रंग सबने देखा है। हिंसा की छिटपुट वारदात तो चुनाव के दौरान कई जगहों पर देखी जाती रही, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में जीतने के बाद भी हिंसा का खेल जारी रहा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंसा का इतिहास पुराना रहा है। आरएसएस का मानना है कि पहले कांग्रेस, फिर वामपंथियों और अब टीएमसी का दामन जिहादियों ने थामा है। ये काम टीएमसी के लिए मुश्किल भी नहीं, क्योंकि टीएमसी ने हमेशा अपने एजेंडे का समर्थन करने वाली पार्टियों से हाथ मिलाया है। संघ मानता है कि हिंसा को राजनीतिक रूप से पेश किया हो सकता है, लेकिन टीएमसी के साथ जिहादी तत्वों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। यह हिंसा प्रायोजित नहीं तो और क्या है। भले इस हिंसा को टीएमसी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह हिंसा सियासी नहीं बल्कि हिंदुओं के खिलाफ एक प्रायोजित और सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसे जिहादियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। वरना क्या वजह हो सकती है कि हिंदू परिवारों को ही निशाना बनाया गया? क्या वजह थी कि कुछ गिरफ्तारियां दिखाने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए? ममता बनर्जी पहले ही अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को अपने प्रदेश में बसाने में लगी है। जाहिर है कि इस खेल में इस तबके ने भी बदले में ममता के लिए हिंसा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। पश्चिम बंगाल में पुलिस जिहादियों के आगे कितनी मजबूर है, ये तो राज्यपाल धनखड़ के हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे में ही पता चल गया था। जब सीतलकुची से लौटते समय उनके काफिले को 8 लोगों ने रोककर काले झंडे दिखाए थे और पुलिस के अधिकारी कोई कार्रवाई करने के बजाय हाथ जोड़ते नजर आए थे, क्योंकि पुलिस की मजबूरी है कि जिन लोगों के सहारे हिंसा का खेल खेला गया उन्हें तो संरक्षित करना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। और अब तक बंगाल में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि आज ये ममता सरकार की सियासी मजबूरी है, लेकिन कल को देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जिस तरीके से 2 मई के बाद रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के दौरान ही इनफैक्ट 2 बजे के बाद से ही 2 मई को 2 बजे के बाद से ही हिंसा की शुरुआत जो हुई थी वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। छिटपुट हिंसा की घटना जो है अभी भी हो रही है और इसके बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। उन सवालों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं पहले उसे स्क्रीन पर देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे और इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में क्यों खतरे में है हिंदू? ये पहला सवाल है। क्या बंगाल में है कानून का राज? ये एक सवाल है कि क्या बंगाल में कानून का राज है या किसी और का? हिंसा की जांच से क्यों डरती है टीएमसी? बंगाल की हिंसा में किसका हाथ है? और बंगाल में जिहादी किसके साथ हैं? क्या जिहादी इस पूरी हिंसा के पीछे है? पश्चिम बंगाल में क्यों खतरे में है हिंदू? हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राहुल लाल है, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे वो हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो रहेंगे। अब प्रियंका टिब्रीवाल बीजेपी की प्रवक्ता है, ये हमारे साथ रहेंगी बंगाल से। हमारे सभी मेहमानों का सबसे पहले मैं स्वागत और संजय चक्रवर्ती जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। संजय जी, लगातार हम बंगाल में हो रही हिंसा पे चर्चा कर रहे हैं, लगातार नई चीज़ें हो रही है और हर बार टीएमसी की तरफ से और आप भी जब भी जुड़े हैं एक ही बात कहते हैं कि कोई भी सरकार अपने राज्य में हिंसा नहीं करवाना चाहती है। लेकिन बार बार जो रिपोर्ट आ रही है पीछे से, जो कहा जा रहा है कि सेलेक्टिव हिंसा हो रही है और खास लोगों के द्वारा खास लोगों के खिलाफ जो है ये हिंसा की जा रही है। और अब रिपोर्ट जो आरएसएस की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कहा गया कि रोहिंग्यास और जो मुसलमान बांग्लादेशी शरणार्थी हैं उनके तरफ से हिंसा की जा रही है और उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये आरोप लगते रहे। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी सफाई, उसके बाद से प्रियंका जी के पास मैं जाऊंगा, फिर राहुल जी से प्रतिक्रिया लूंगा। संजय जी।
पहली बात तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, ये हिंसा कब की है? हिंसा 2 मई के बाद से लेकर के, मैं पहले की हिंसा चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले की हिंसा की बात नहीं कह रहा हूं। खबर है आपके ये पास? जी आजकल परसों नरसों का हिंसा कोई खबर है किसी तरीके से? नहीं, इसका मैं मतलब क्या है कि इस समय कहीं भी हर तरीके से हिंसा को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन लगा हुआ है और कम से कम 2000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और धीरे धीरे स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में आ रहा है और पूरी तरीके से कंट्रोल। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार ममता दीदी जो है हमारी चीफ मिनिस्टर बनी है, 10 साल से ऑलरेडी वो वहां की जो है मुख्यमंत्री हैं और आगे भी आने वाले समय 10-15 साल तक आपको मुख्यमंत्री के रूप में आपको दिखती रहेंगी। बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको जो है एक 2024 में कोई नया न्यूज मिले जिसकी वजह से हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब कोई भी अभी हिंसा का कोई घटना नहीं हुई है तो उसके बारे में किसी भी तरीके, क्योंकि जिस दिन हिंसा होती है उसके बारे में हम आपके साथ बिल्कुल निश्चित रूप से बैठकर चर्चा करते हैं। तो अभी किसी भी तरीके से ऐसी कोई भी घटना, देखिए संजय जी, यही तो चीज है, यही तो चीज है। आप हिंसा कर लो, जांच बिठा दो और फेक लोगों की, जो जिम्मेदार नहीं है, असली लोगों को छोड़ दो, किसी दूसरे को गिरफ्तार कर लो, फिर जांच करो, फिर जांच में उसको बरी कर दो और उसके बाद बोलो कि अभी तो कोई हिंसा नहीं हो रही। आप बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जिस पैटर्न की आशंका जताई जा रही है। नहीं, अब आप बताइए ना। आप एक पहले ये बताइए कि आप कैसे किस तरीके से बता सकते हैं ये केवल टीएमसी के कार्यकर्ता करवाया जा रहा है? क्या टीएमसी के लोग नहीं मरे? देखिए, क्या टीएमसी के लोग हैं तो चोट नहीं बची? क्या उनके घरों को आग नहीं लगाया गया? आपके पास मैं कहिए तो आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे जो है दिलीप घोष का वीडियो मैं भेज देता हूं। दिलीप घोष के 5 मिनट का वीडियो है, 5 जगह पे उन्होंने बाकायदा ये बात कही हुई है कि जहां पे भी अब की बार हम लोग 2 मई के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं को घर से घसीट करके जो है उनको जो है चौराहे पे मारा जाएगा। उनको जो है बाकायदा पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, प्रेस कुछ नहीं बोलेगा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को घसीट के मारेंगे। दूसरी बार योगी जी ने भी बोला गले में तख्ती लगा करके आपको कंप्लेन करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। तो तो अब क्या, अब कभी आपने किया नहीं, अब मैं प्रोग्राम में आपको बात कर रहा हूं तो आप कह रहे करें, तो आपको तो करना चाहिए ना। इसका मतलब आपने उसको सीरियसली नहीं लिया। आपको पता होगा योगी जी ने भी कहा था टीएमसी के गुंडे गले में तख्ती लगा करके चौराहे पे घूमेंगे। इस तरीके से जब आप भड़काने वाली बातें, आप केवल एक तरफा की अगर बात करोगे, केवल मैं दोनों, मैं ठीक है प्रियंका और टीएमसी जो है हर तरीके से नहीं। देखिए सवाल वो नहीं है, सवाल ये है संजय जी कि क्या इस हिंसा में, क्या सही में जो टीएमसी के कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ताओं के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी थी, पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से एक दूसरे पे हमले हुए, या इस हिंसा में रोहिंग्यास और जो शरणार्थी वहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं, बांग्लादेशी शरणार्थी, घुसपैठिए या यूं कहें, क्या उनके द्वारा हिंसा की जा रही है? इस पूरी हिंसा में जो रिपोर्ट आरएसएस की है उसमें यही कहा गया है कि इसमें जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या जो है इससे जिहादी उसमें शामिल थे और इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी और इससे दंगा भड़कानी, और हो सकता है आगे भी। ये कोई ऐसा नहीं कि 2 दिन से 4 दिन से अगर दंगा नहीं हो रहा है। नहीं, मैं किस सरकारी संस्था ने बोला? ये आरएसएस की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पे बोलेगी। अरे आरएसएस कौन सी संस्था है, कौन सी रजिस्टर्ड संस्था है जो है सरकारी संस्था? बताइए ना। रजिस्टर्ड संस्था, रजिस्टर्ड, बिल्कुल संजय जी, जो रजिस्टर्ड संस्था है, जो संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री है, जो रजिस्टर्ड संस्था है, जो जिसे संविधान ने मुख्यमंत्री बनाया है, वो तो संवैधानिक संस्था के खिलाफ बाहर जाकर के धरना देने पे लगी हुई है। तो आप दूसरे को मानेंगे नहीं। प्रियंका जी जवाब देंगे, प्रियंका जी जवाब देंगे, संजय जी, प्रियंका जी जवाब देंगे। सरकारी संस्था ने ये बात कही। मेरा ऑडियो कटा हुआ है, मुझे ऑडियो नहीं मिल रहा आप लोगों का। जी प्रियंका जी बताएं, जवाब दें। संजय जी का कहना है कि बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज। अब आपको आ रही है आवाज? हाँ मुझे आ रही है। प्रियंका जी, मुकेश जी ऐसा है कि अभी ये जो इतनी बात कह रहे हैं कि आरएस कौन सी संस्था है, कौन सी सरकारी संस्था है, इन्हें तो ये पूछने से पहले लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि सरकार में ये है और अगर यहाँ कोई हिंसा हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इनकी है। इनको पता लगाना चाहिए कि हिंसा करने वाले कौन हैं और ये हिंसा क्यों हो रही है। और जब यहाँ के राज्यपाल उस पर प्रश्न उठाते हैं तो ये राज्यपाल को उनके फंक्शंस एंड पावर्स याद दिलाने की कोशिश करते हैं, ये उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये 2018 में जब रानीगंज में राइट हुए थे, जब वहां दंगे हुए थे रामनवमी के दिन, और जब उस समय के जो राज्यपाल थे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, जब वो उस दौरे पे गए थे, तब भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने उन्हें रोका था।
तो आप ये देखिए कि सरकार यहाँ चाहती क्या है। क्या ये चाहती है कि इसी तरह से दंगे हो और हिंदू डर के घर में बैठा रहे? क्या यही इनके नियम है? क्या यही ये चाहते हैं? तो मैं चाहती हूं कि ये किसको खुश रखने के लिए ये करना चाहते हैं ये भी बता दें। तो फिर ये ना कहें कि ये संविधान को मानते हैं, तो मुख्यमंत्री ये ना कहे कि उन्हें प्रश्न नहीं करने दिया जा रहा प्रधानमंत्री से, क्योंकि ये सब कुछ नहीं बल्कि आडंबर है, धोखा है। देखिए आज मुख्यमंत्री ने फिर राजनीति करने से वो बाज नहीं आई। उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। कोई जरा पूछे मुख्यमंत्री को कि 6 मई 2019 जब साइक्लोन आया था तो उन्होंने कहा कि मैं केंद्र की नौकर नहीं, मैं नहीं बात करूंगी। 16 जनवरी 2020 एनपीआर की मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया। 1 अप्रैल 2020 उन्होंने पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करने से मना कर दी। नेताजी के बर्थडे पर विक्टोरिया मेमोरियल में जो हुआ था वो आप सबने देखा। इसके बावजूद 17 मार्च 2021 जब इसी कोरोना पर और वैक्सीन पर बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री जो आज कहती है इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, आप सोचिए कि राजनीति कर रही हैं ऐसे समय पर जहां लोग मर रहे हैं। और किस लिए? जब कोरोना के लिए हर स्टेट को यह कहा गया था कि आप तैयारी रखिए, तो जनवरी फरवरी में जब 13,580 बेड थे यहाँ पर, मुख्यमंत्री ने क्यों उसे अप्रैल में 7,000 किया? ज्यादा कम कर दिए, क्यों कम कर दिए? और आज ऑक्सीजन के लिए वो गुहार लगा रही हैं, और जब यही केंद्र सरकार ऑडिट करने की बात करती है तो उनके स्वर बदल जाते हैं। बताइए संजय जी, आरोपी की लंबी फहरिस्त है। प्रियंका जी ने लंबे आरोप लगाए हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अपमानित करती हैं हर एक बार उनके मना करती हैं कि मैं बात नहीं करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल कोई राज्य नहीं बल्कि कोई अलग देश है जो भारत से दुश्मनी रखता है। जिस तरीके का व्यवहार है ममता बनर्जी का, वो ऐसा लग रहा है कि एक अलग राष्ट्र है, भारत के भीतर नहीं बल्कि भारत के बाहर है। मैं बोलूं? जी आप ही को पूछ रहा हूं। पहली बात तो ये है कि जैसे कि इन्होंने आरोप लगाया कि वहां पे बैठक की, यहाँ पे बैठक की, ये बैठक किया, वो बैठक किया। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं कि आज तक प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या प्रेस वालों के साथ? अरे भाई साहब आप गजब, आप कहीं की बात कहीं लेके जाते हैं। अरे मैं वो चीज की बात नहीं हो रही है ना, तो आप उसका बदला इस तरीके से लेंगे? मतलब आपके कहने का मतलब है संजय जी सुनिए मेरी बात। प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जिसका बदला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ले रही है। बोलने का मौका दीजिए सर, पहले बोलने का मौका दीजिए। आप जो पूछा जा रहा है बोलिए ना, आप कुछ भी अपनी बात करो। मैं क्यों केवल मैं तोते की तरह, मैं सीरियस थोड़ी ना, जो सवाल किया जा रहा है उसी के मैं भी बोलूंगा। मैं उसी सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी सवाल का ही जवाब देने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आज तक प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि उनको आपके प्रधानमंत्री नहीं है, यही जो इंटेंशन है ना। देखिए आप भी बोलिएगा, बोलने नहीं देता है। आप बोल रहे हैं आपके प्रधानमंत्री, ये कौन सा जवाब? आपके प्रधानमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बंगाल दूसरा देश हो गया है। बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो राज्य की तरह नहीं एक अलग देश की तरह बिहेव कर रहा है। और उस पार्टी का प्रवक्ता जिसकी सरकार है वहां पे, वो भी अपने आप को अलग देश का नागरिक की तरह बिहेव कर रहा है। आपने कैसे कहा आपका प्रधानमंत्री नहीं? आपने ये कैसे कहा आपका प्रधानमंत्री नहीं? आपने कैसे कह दिया इस बार? यही बात तो ममता बनर्जी भी कहती हैं, आपका प्रधानमंत्री। अरे वो आपका भी है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी राजनीति की, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आप हो सकता है अंदर से पसंद ना करें, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए हैं और सबसे ज्यादा वोटों से चुने हुए हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं अभी उनके पास। आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं? इसीलिए ये आरोप लगता है आप पे कि वेस्ट बंगाल जो है एक राज्य की तरह नहीं, एक दूसरे देश की तरह बिहेव कर रही है। राहुल राज जी क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है जिस तरीके का एटीट्यूड है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अटेंड नहीं करना, अटेंड करना तो फिर उससे बेरुखी दिखाना, जवाब नहीं देना, जब अगर अटेंड भी करें तो बोलना कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। बोलने तो किसी को नहीं, वो तो आपको सुनाने के लिए जो उनकी बात कह रही थी केंद्र की, वो बात संवाद करने के लिए आए थे। अगर आपको बोलने नहीं दिया गया तो इसमें ऐसा थोड़ी है दूसरे को दिया और आपको नहीं मौका दिया। मुकेश जी बस हमें समय दीजिएगा थोड़ा। जी देखिए पूरे घटना तो हम लोग को 2 एंगल देखना पड़ेगा जी, क्योंकि देखिए हम लोग एक संघात्मक व्यवस्था में है और संघात्मक व्यवस्था का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रूप है वो है सहकारी संघवाद, यानी केंद्र और राज्य आपस में मिलकर सहयोग करें। तो ये दोनों जो पार्टियों के बीच में जो एक तरह से इलेक्शन के पहले जो खींचातानी थी उसको अब दूर करने की जरूरत है। देखिए राजनीतिक हिंसा का जो मूल विषय लेके हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो 2 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से हो रहा है, उस पूरे घटनाक्रम पे कोलकाता हाईकोर्ट ने जो है कि 7 मई को एक तरह से पश्चिम बंगाल सरकार को डांट लगाई, उनसे पूरे ब्यौरे लिए
और 10 मई को जब वो सारे ब्यौरे उन्हें कोलकाता हाई कोर्ट को प्राप्त हुआ तो वो एक तरह से राज्य सरकार के कार्रवाई से संतुष्ट हुए। तो देखिए, एक पक्ष यह है इस पूरे घटनाक्रम का जिससे कि बीजेपी को भी संतुष्ट होना चाहिए कि कहीं न कहीं ठीक है कि वो वहां पे विपक्ष की भूमिका में है और वो जो दबाव बना रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं उसके मुताबिक कहीं न कहीं कार्रवाई हो रही है। क्योंकि 10 मई के वो उस समय तक जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो राज्य सरकार ने दिया उसको एक तरह से कहीं न कहीं उसके ऊपर हरी झंडी दिखाई कोलकाता हाई कोर्ट ने। तो ऐसे स्थिति में आरएसएस को भी अभी इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए और ममता बनर्जी को भी एक तरह से कहीं न कहीं केंद्र सरकार के साथ अब तालमेल बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, देश अभी एक हम लोग काफी त्रासद स्थिति में है। इस समय देश कोरोना पैंडेमिक की स्थिति में फैली हुई है। यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लगा रही थी। राहुल जी, ये सवाल आपने सही उठाया कि केंद्र और राज्य के संबंध की बात है और ये जो अभी जो रिपोर्ट आरएसएस ने दी है वो ये दी है कि सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं पे हमला किया जा रहा है। आप देखिए वेस्ट बंगाल अगर कोई देश के बाहर की तो बात नहीं है। अब संजय जी कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री, ये कहां से उचित है? वो हम आपके प्रधानमंत्री भी है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी का, जो ममता जी का रवैया, ममता दीदी का रवैया जो प्रधानमंत्री की तरफ है, जो देश की तरफ, वो ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री हो गई हैं और किसी मुस्लिम देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और इसीलिए ये जो नहीं जिस तरीके जी देखिए, जो आपकी बातें हैं, देखिए इसका कारण क्या है, उसके जड़ में जाना पड़ेगा। देखिए, जो मैं ममता बनर्जी के रवैये का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो राज्यपाल हैं, जो धनखड़ साहब हैं, उनको भी कहीं न कहीं अब देखिए क्योंकि वहां पे देखिए अविश्वास की डोर जो है बड़ी लंबी हो गई है। तो इस समय उस डोर को इन दोनों को मिलकर जो है समाप्त करना पड़ेगा। जैसे जब 5 मई को शपथ ग्रहण हुआ तो उस दिन हमें एक अच्छा सा पोजिशनिंग हमें नजर आया था। मैं हालांकि और लोग सहमत नहीं हुए कि ममता बनर्जी ने भी कहा कि जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उसको कंट्रोल करने का पूरा प्रयास होगा और धनखड़ साहब ने भी उनके साथ ही वहां पे बहुत अच्छे से उन्होंने भी कहा कि आपको राजनीतिक हिंसा कंट्रोल करनी चाहिए। तो वो एक संवैधानिक पद पे वो सलाह दे रहे थे और मुख्यमंत्री कहीं न कहीं एक तरह से सहमति बनाते हुए नजर आ रही थी। तो आपको कुछ उस तरह के आपस में तालमेल बनाना पड़ेगा। सबों को अपने अपने, जो संविधान में सबों की अपनी अपनी जिम्मेवारी तय की गई है, उस जिम्मेवारी के भीतर ही जब रहेंगे तभी संस्थाओं के बीच में आपस में सहयोग होगा, नहीं तो अंततः नुकसान इसमें जनता का होगा। और अभी जो यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता तमाम चीजों को रख रहे थे, देखिए डबल इंजन, देखिए देश अगर बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा उम्मीद करती है क्योंकि वो प्रचंड बहुमत में केंद्र में मौजूद है और काफी बड़े बड़े राज्यों में उनकी सरकारें हैं। वहां पे भी चलिए, पश्चिम बंगाल में अगर कोरोना से निपटने में बहुत अच्छा कार्य नहीं किया तो उनके राज्यों ने कौन सा प्रतिमान स्थापित किया? उत्तर प्रदेश हम लोग नहीं, सवाल राहुल जी, फिर हम दूसरे राज्यों पे नहीं जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि ये केवल इस बार के चुनाव में 2021 के विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद से ये पहली बार हुआ, क्योंकि इससे पहले भी ममता जी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद से उनके राज्य में हिंसा नहीं हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि रिजल्ट आने के बाद आपको पहले से ज्यादा सीटें आई, 211 से 213 हो गई आप, बावजूद इसके आपको अब संतोष नहीं हो रहा? आप जो है पॉलिटिकल विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं थी, विपक्ष जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जीत करके तो आई है, लेकिन बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के तौर पे वेस्ट बंगाल में मौजूद है और ये मौजूदगी जो है बंगाल के राजनीतिक नेचर से मेल नहीं खाता, क्योंकि अब तक चाहे सीपीएम की सरकार हो या उससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, विपक्ष कमजोर रहा है बंगाल में। इसीलिए सत्ता पक्ष जो है हमेशा हावी, जो मर्जी आई वही उन्होंने किया है। और अब चूंकि वहां पर विपक्ष के रूप में बीजेपी मौजूद है तो शायद उनकी मौजूदगी विपक्ष के रूप में टीएमसी को खल रही है और मुझे लगता है कि शायद हिंसा को और भी ज्यादा जो लंबा वक्त हो रहा है और ज्यादा जो हिंसा फैल रही है, इसकी एक वजह यह भी है कि विपक्ष को वो कमजोर करना चाहती हैं। जी मुकेश जी, 30 सेकंड का समय दीजिएगा केवल मैं। देखिए, पूरे अगर हिंसा को बांटेंगे तो उसको 2 चरण में बांटना पड़ेगा। देखिए, ये जरूर है कि वो निवर्तमान मुख्यमंत्री जरूर थी उस समय, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस बार वहां पे इलेक्शन कमीशन ने अपने शक्तियों का पूर्ण प्रयोग किया। जो भी वहां के अधिकारी थे या जो भी पूरा तंत्र था उसको पूरी तरह से बदला था। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराना चाह रहा होगा, लेकिन उस बीच की जिम्मेवारी क्योंकि देखिए 2 तारीख से लेकर हो सकता है, मुझे इस पे आपत्ति है राहुल जी। नहीं, हो सकता है क्यों, हो सकता है क्यों, वो तो करवाना ही चाहती है। तकनीकी तौर पे मैं जवाब दे रहा हूँ। इससे देखिए, इस पूरे हिंसा के 2 कालखंड बनेंगे। एक तो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख, क्योंकि 4 तारीख शाम में कहीं न कहीं वहां पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था उसको हटा दिया गया। तब 4 तारीख शाम से सारी जिम्मेवारी ममता बनर्जी के पास तक आती है, लेकिन 2 से लेकर 4 तक की जिम्मेवारी चुनाव आयोग और राज्यपाल के ऊपर भी आती है। तो देखिए, हम लोगों को जिम्मेवारी दोनों पक्षों पर देना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के समस्याओं से हम लोग निपट पाएंगे। मैं इसको तर्क संगत नहीं मान, ये तर्क गलत है।
ये नहीं, तर्क गलत बिल्कुल है। गलत नहीं है। देखिए ये तर्क मॉडल गलत है। कोड ऑफ आप कंडक्ट, अच्छा, ये तकनीकी बताइए। आधार पे किसी का खून नहीं कर सकते। नहीं, आप खून नहीं कर सकते कि भाई तकनीकी आधार पे जो है मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, मेरे कार्यकर्ता जाए, चूंकि हम वहां पर बलशाली है, हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, सरकार हमारी बनेगी और तकनीकी रूप से हम जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते, इसलिए आप किसी का खून कर दें कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। प्रियंका जी, मुकेश जी 750 सैनिक बलों की कंपनियां तैनात की, इलेक्शन कमिश्न प्रयोग कर सकता था। समझ नहीं पाई क्योंकि इनके आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। मैं इतना जरूर समझ पा रही हूँ कि ये जरूर ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों की भूमिका देखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल देखिए प्रियंका जी, इनका कहना ये है कि 2 से 4 के बीच में, 4 तक के बीच में जो भी हिंसा हुई है उसके लिए चुनाव आयोग और राज्यपाल जिम्मेदार है, क्योंकि तकनीकी रूप से सत्ता जो है उनके पास थी। राहुल जी, मैं इस बात का जवाब दे देती हूँ, मैं कानूनी जवाब भी देती हूँ क्योंकि कानून की जानकार भी हूँ। मेरी बात सुनिए, जब इलेक्शन कंडक्ट लग जाता है, आप अकेले नहीं है, कानून का जानकार नहीं, आप सुन तो लीजिए राहुल जी सुन लीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टी की तरह मत बात कीजिए। राहुल जी आप प्लीज बात सुन लीजिए। आपकी जानकारी में कमी है, मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, सुनिए। मैं आपको मौका दूंगा राहुल जी, मैं आऊंगा आपके पास, राहुल जी आप जवाब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है इलेक्शन का मुकेश जी, तो उस वक्त जो होता है मुख्यमंत्री, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हर वक्त वो लगती है, अपना काम करती है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है जिसमें पुलिस आती है, दिस इज नेवर एट रेस्ट, बिल्कुल ये लगातार चलता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर बताइए प्रियंका जी, देखिए आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? अगर आप गलत जानकारी दे रही हैं, अगर कोड ऑफ कंडक्ट अगर कानून व्यवस्था हमारे हाथ में होता तो कूच बिहार में जब जो पुलिस CIFS में जब पुलिस ने जब जो है 4 ग्रामीणों को मार दिया था, तो ममता बनर्जी को 4 दिन तक 3 दिन तक जो है वहां जाने नहीं दिया गया। अगर ममता बनर्जी अगर एज ए मुख्यमंत्री वहां पर रहती, कानून व्यवस्था उनके हाथ में होता तो उनको कोई वहां पर जाने से रोक नहीं सकता था। और JP नड्डा जी बाकायदा 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को बाकायदा जो है वो गाँव घर घर जाकर के दंगाग्रस्त इलाकों में घूमते रहे, उनको किसी ने नहीं रोका। ये दोगली नीति जो है आप लोगों की जो अपनाई गई है, दो तरीके, तो इसलिए सुबह मैं 4 तारीख नहीं बोलूंगा, मैं 5 तारीख सुबह 11 बजे तक जो है जितने भी कुछ घटनाएं हुई है उसके लिए जिम्मेदार राज्यपाल है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटा लिया गया था। 5 तारीख की सुबह 11 बजे। संजय जी, मैं 4 तारीख इसलिए कह रहा हूँ कि 4 तारीख शाम में ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक तरह से शाम 3-4 बजे के आसपास चुनाव आयोग ने हटा दिया था। तो उसके बाद जो निवर्तमान मुख्यमंत्री के पास सारी शक्तियां चली जाती हैं। मैं देखिए ना, तो अब देखिए हमारे विचार अगर प्रियंका जी को नहीं अच्छे लग रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ये तटस्थ बात मैं कर रहा हूँ। जब आप तकनीकी रूप से बात कर रहे हैं तो एक बात मेरी भी सुनिए राहुल जी, एक बात मेरी भी सुनिए। RSS जो बोले वो सही, इनको तो वही अच्छा नहीं, आप संजय जी आप तकनीकी और कानून की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले वही सही, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो मन की बात बोलने की आदत पड़ चुकी है, उनको तो नहीं, उनको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे, वो विपक्ष की बात सुनेंगे। अप्रैल के महीने में जब मनमोहन सिंह ने जब बोला था कि वैक्सीन के जो है आप उसको बढ़ा दीजिए, तो प्रधानमंत्री का इतना ज्यादा ईगो हर्ट हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर के उसका जवाब न देकर के स्वास्थ्य मंत्री के जी को जवाब दिया। तो विपक्ष बोले तो क्या बोले, विपक्ष को तो एक तरीके से मौन बना करके रखा गया है। प्रधानमंत्री तो टूल किट बना ही रही है ना, टूल किट के जरिए बोलिए, आप लोग टूल किट तो बना ही रहे हैं। हमको केवल भाषण देना है, संजय वो बुला करके जब मीटिंग करने का सिर्फ मकसद ये है कि उसको भाषण दे करके अपनी बात को खत्म करे। अरे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के प्रेस को भी तो जवाब दे आकर के, प्रेस के साथ एक बार बात करें, एक बार देश की जो स्थितियां उनके बारे में बताएं, जो गंगा में लाशें मिल रहे हैं उनके बारे में बताएं। आप हिंदू करते रहते हैं, कौन से हिंदू में जो है गंगा में जो है बालू के अंदर जो है लाशें दबाई जाती है? किसी हिंदू प्रथा में ये दिया हुआ है कि जो बालू के अंदर लाशें दबाई जाते हैं? हिंदू में लाशों का अंतिम संस्कार हुआ जाता है। आज हजारों की संख्या में जो है गंगा में जो है लाशें बरामद हो रही है, उसके जिम्मेदार कौन है? किसको ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी? आप जब एक अंतिम संस्कार, आप एक डेड बॉडी के अंतिम संस्कार नहीं करा सकते तो आप उस केंद्र सरकार में रहने का कोई हक नहीं, किसी भी तरीके से कोई हक नहीं बनता आपको केंद्र सरकार में रहने का। ठीक है, देखिए बातचीत कहाँ से निकली, आप कहा बार जब भी बंगाल की बात होती है तो आप असम चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, मुख्यमंत्री की बात होती है तो प्रधानमंत्री के पास चले जाते हैं। आप लोगों के पास जो है आर्गुमेंट्स बहुत है और इसीलिए शायद आप लोग नेता हैं और शायद इसीलिए आप लोगों को प्रवक्ता बनाया गया है। संजय जी, प्रवक्ता आप बहुत अच्छे हैं, आप टीएमसी की बात को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं और घुमा फिरा करके सच को झूठ बना करके रखते हैं, जिसकी शायद आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। खैर
अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। झूठ को लेकिन सुदर्शन न्यूज के साथ बने रहिए हमारे, क्योंकि लगातार यहाँ पर खबरों का सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा और हर एक अपडेट के साथ आपके साथ हम हमेशा बने रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।